हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। दिस इज दिव्या और आप सभी का स्वागत है आप ही के इसी फेवरेट चैनल अन अकेडमी लाइव आरपीएससी पर। आज के सेशन में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि आपका रहेगा फंडामेंटल राइट्स का। ये टॉपिक आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा और ये आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये आपको सभी जितने भी आपके एग्जाम्स होने वाले हैं उनमें आपकी ज़रूर हेल्प करेगा। तो इसी को हम थोड़ा डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये हमारी पॉलिटी का जो सेशन है इसमें हम लोग पॉलिटी को थ्योरेटिकली पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से किस टाइप के क्वेश्चंस आपके रह सकते हैं और साथ ही हम इनसे जितने भी क्वेश्चंस बने हैं और जो पूछे गए हैं उनकी प्रैक्टिस भी हम लोग इन्हीं टॉपिक्स के कंप्लीट होने के बाद करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा जानते हैं कि फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार क्या होता है। तो यहाँ से नॉर्मली सिंपल सा समझिएगा कि प्रत्येक व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ उसके राइट्स होते हैं ना, लाइक जीवन जीने का, इधर उधर घूमने फिरने का। तो ऐसे ही कुछ मौलिक अधिकार क्या है जो किसी भी व्यक्ति को उसके देश ने दिए हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है। वैसे तो एक अगर हम इंसान हैं तो इंसान होने के नाते हमारे बहुत सारे अधिकार हैं कि हम जीवन जी सकते हैं, हम कहीं पे भी जा सकते हैं, कुछ भी खा पी सकते हैं। क्लियर। परंतु थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा मानव अधिकारों में और मौलिक अधिकारों में। बस ध्यान रखिएगा, मौलिक अधिकार हमें हमारे देश के संविधान से दिए हैं। ठीक है, भारत के अलग होंगे, अमेरिका के अलग होंगे, ब्रिटेन के अलग। तो इस प्रकार से सभी देशों के मौलिक अधिकार कुछ अलग अलग रहेंगे उन्हीं के देश के अकॉर्डिंग। अगर हम बात करें कि मौलिक अधिकार इनकी वैलिडिटी कैसे रहेगी, तो देखिएगा, जब तक हम अपने देश में हैं तो हमें ये सारे मौलिक अधिकार मिलेंगे। जैसे ही हम किसी दूसरे देश में एंटर हो जाएंगे तो ये जो हमारे मौलिक अधिकार हैं ये खत्म हो जाएंगे। तो हम नॉर्मली यहाँ से क्या समझ सकते हैं, हम ये समझ सकते हैं कि हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो हमारे देश की बाउंड्री से लिमिटेड है, मतलब उनकी सीमा से बंधे हुए हैं। जब तक हम अपने देश में हैं तब तक हमारे पास मौलिक अधिकार रहेंगे और जैसे ही हम कहीं और चले जाएं, किसी अदर कंट्री में चले जाएंगे, तो हमारे ये मौलिक अधिकार हमारे पास नहीं रहेंगे। क्लियर। जबकि ह्यूमन राइट्स जो होते हैं उसमें ऐसा नहीं है। ह्यूमन राइट्स या मानव अधिकार ये आपको हर जगह पे मिलेंगे इक्वली। क्लियर। तो बस यही थोड़ा सा डिफरेंस है हमारे मौलिक अधिकार और मानव अधिकार में। क्लियर। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया हुआ होगा। मौलिक अधिकार नागरिकों को प्राप्त होते हैं। अब हमें बात करनी है हमारे इंडिया की कि हमें कौन कौन से मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, हम उनका किस किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं और कैसे कैसे अगर इनका कोई वायलेशन करता है तो हम कहाँ कहाँ पे किस किस का गेट खटखटा सकते हैं। लाइक बात कर रही हूँ हमारी न्यायपालिका की, मतलब कोर्ट की। ठीक है, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए थोड़ा सा बात करें और थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं। भारत में अगर फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका भाग 3, हमारे संविधान का जो भाग 3 है उसके अंदर मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद अगर पूछा जाए, आर्टिकल पूछा जाए, तो आपका हो जाएगा 12 से लेकर 35 तक। नॉर्मली कई बार जो हमारे छोटे एग्जाम्स होते हैं तो वहां पर ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, मौलिक अधिकार भाग कौन सा है 3 और आर्टिकल कौन सा 12 से लेकर 35। क्या क्या कहता है ये आर्टिकल, हमें कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं, बस इन्हें ही हमें समझना है। ठीक है। भाग 3 को क्या कहा जाता है, या फिर आप बोलें कि भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब आप सोचेंगे कि अरे ये मैग्ना कार्टा क्या है, तो देखिएगा, बात बहुत पुरानी है, कब की है, 1215 की। क्या था, इंग्लैंड जिसे जो हमारा ब्रिटेन जिसने हमारे ऊपर काफी टाइम तक राज किया, वहां के राजा ने वहां के ही कुछ नागरिकों को उनके कुछ अधिकार दिए जो कि एक लेटर के फॉर्म में दिए थे। एक लेटर था, उसके अंदर उनके कुछ अधिकार लिखे हुए थे और इसी को ही क्या कहा गया था, मैग्ना कार्टा कहा गया था। ठीक है। और जो हमारा भाग 3 है उसके अंदर क्या है, मौलिक अधिकार हमारे, तो इसीलिए भाग 3 को भारतीय संविधान का क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। कई बार मेंस में भी थोड़ा बहुत पूछ लिया जाता है 2-3 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन के फॉर्म में। ठीक है, तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा और आप इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद में ध्यान रखिएगा, मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं। अगर कैसी,
कि राज्य हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं सरकारें समय-समय पर बदलती रहती हैं, परंतु कोई ना कोई तो ऐसा कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशंस होने चाहिए ना जिसके अकॉर्डिंग वो काम करे। तो बस इसीलिए नीड हुई एक संविधान की, एक कॉन्स्टिट्यूशन की, और इसी वजह से भारत का संविधान बनाया गया जो उसका एक खुद का है, ठीक है? और उसी के अकॉर्डिंग क्या है कि हमें हमारे कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ये मौलिक अधिकार हमें राज्यों के विरुद्ध प्राप्त होते हैं, मतलब कि ऐसा नहीं है कि राज्य अपनी मनमर्जी करेगा, ठीक है? यहाँ पे राज्य अपनी मनमर्जी नहीं करेगा। अगर राज्य किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसा अगर कानून बना देता है जिससे हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा, तो ये आपकी जो भी विधि होगी वो क्या हो जाएगी, इनवैलिड हो जाएगी, अवैध हो जाएगी। कौन करेगा? रिव्यू करेगा आपका सुप्रीम कोर्ट, और उसके जरिए अगर उसको लगेगा तो वो उसको अवैध भी घोषित कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक थोड़ा सा हम लोगों ने जाना था। और मौलिक अधिकार हमने कहाँ से लिए हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने हमारे मौलिक अधिकार लिए हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो संविधान है उसे क्या कहा जाता है? उधार का थैला कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारी सबसे पहले अगर नॉर्मली बात करते हैं तो भारत में राजाओं महाराजाओं का शासन होता था, ठीक है? उनके द्वारा कोई भी ऐसा पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था जिसके अकॉर्डिंग वो काम करते थे। धीरे धीरे मुगल आए, मुगल ने अपना आधिपत्य बना लिया, आधिपत्य जमा लिया। उसके बाद में आते हैं अंग्रेज। अंग्रेज जब यहाँ पे आते हैं तो अपना शासन करते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में। धीरे धीरे हम लोगों ने जैसा देखा था 1773 का एक एक्ट आता है जिसको कि हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं, जो पहला था। और उसके बाद में आपका लास्ट कौन सा है? 1947 का, जिसके अकॉर्डिंग भारत पाकिस्तान बन जाएगा। आपको खुद का एक अपना मतलब कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह होगा, संविधान सभा। तो ये सारी बातें थी, ठीक है? तो यहीं से हमें एक नीड हुई थी कि हमारे पास भी हमारा खुद का एक संविधान होना चाहिए। तो उस समय क्या किया गया कि इतने सारे देश थे, किस देश की कौन सी चीज अच्छी है, तो हमारे यहाँ पे जो भी संविधान निर्माता थे उन्होंने क्या किया कि अलग अलग देशों से अलग अलग चीजें जो भी जहाँ की फेमस थी, अच्छी लगी, उन्होंने वो वहां से क्या कर लिया, बोरो कर ली, उधार ले ली। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। आइए अब हम जानते हैं कि हमारे मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। सबसे पहले बात करते हैं समानता का अधिकार। कौन से, कहाँ से लेकर कहाँ तक? 14 से 18 तक हमें कैसे अधिकार है? समानता कि मतलब कि हम सभी के लिए समान रहेंगे, ठीक है? हमारे साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो इसी से रिलेटेड है आपका आर्टिकल 14 से लेकर 18। जब हम बात करते हैं नेक्स्ट, स्वतंत्रता का अधिकार, फ्रीडम, ठीक है? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये आपका आएगा 19 से लेकर 22 तक। यहाँ पे क्या है, नाम से जब आप इसको पढ़ोगे ना तो आपको यहीं से ही समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली ये है क्या। ठीक है, जैसे कि समानता है तो इक्वालिटी का, स्वतंत्रता है तो फ्रीडम। और फ्रीडम कौन कौन सी, तो हमें हमारे जीवन जीने के लिए कौन कौन सी स्वतंत्रताएं चाहिए, फ्रीडम चाहिए, उसी के सारे अधिकार हमें यहाँ पर दिए गए हैं 19 से लेकर 22 तक। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, हमारा किसी प्रकार से कोई शोषण नहीं करे, इसके लिए हमें कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं, ये बताता है आर्टिकल 23 और 24। ठीक है, नेक्स्ट देखो, उसके बाद में बात करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता। हम लोग जानते हैं हमारा देश कैसा है, धार्मिक आस्था वाला है। बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं जो कि अपने अपने अलग अलग धर्मों को मानते हैं, तो पर्टिकुलर उनके धर्मों के खिलाफ, धर्मों के साथ कोई भेदभाव ना हो, उन्हें एक तरीके से कि किसी भी कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की पूजा अर्चना कर सकता है, किसी को भी मान सकता है, जो भी उसका भगवान है, जो भी उसके कुल देवता है, इष्ट देवता है, वो उनको मान सकता है। तो इस प्रकार की इससे रिलेटेड मतलब कि धार्मिक स्वतंत्रता, धर्म से रिलेटेड, धर्म की संस्थाएं बनाने से रिलेटेड जो भी अधिकार है वो दिए गए हैं 25 से लेकर 28 तक, राइट? उसके बाद में जब हम बात करें नेक्स्ट आगे चलें तो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार कि हम जानते हैं कि भारत में अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, उनके अलग अलग कल्चर हैं, उनके अलग अलग संस्कृतियां हैं, भाषा है, लिपि है, तो उनको बचाए रखना, ठीक है? क्योंकि इसीलिए तो जाना जाता है कि भारत क्या है, मतलब कि एक ऐसा देश है जहाँ पे धर्म निरपेक्षता है, ठीक है? बहुत सारे कल्चर हमें देखने को मिलता है। तो इन सब के लिए कि इनको बचाया जा सके, कोई भी आकर इनकी संस्कृति को मतलब इनका वॉयलेशन ना करे, ठीक है? और शिक्षा संबंधी अधिकार, तो यहाँ पे हम जब देखेंगे तो अल्पसंख्यकों के बारे में बात की गई है। तो ये आपके आर्टिकल कौन से हो जाएंगे? 29 और 30 हो जाएगा।
क्लियर। नेक्स्ट आपका कौन सा आता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल कौन सा 32। ये क्या कहता है, ये कहता है कि अगर बाई चांस ये जो हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, जब भी कोई इनका वायलेशन करेगा, इनका हनन करेगा, तो हम कहाँ पे जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में कौन से आर्टिकल के तहत, 32। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को कुछ रिट जारी करने की पावर दी गई है। उन रिट के जरिए सुप्रीम कोर्ट हमारे मौलिक अधिकारों को लागू करवाएगा। तो यहाँ से एक चीज और भी ध्यान रखिएगा कि हमारे जो ये फंडामेंटल राइट्स है ना, इनको हम लोग कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं जब भी इनका वॉयलेशन होगा। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ये दो हमारे ऐसे कोर्ट हैं जिनके पास पावर है रिट जारी करने की, जिनसे हमारे मौलिक अधिकारों का संरक्षण किया जाता है, जिससे हमारे मौलिक अधिकारों को प्रोटेक्ट किया जाता है, राइट। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। काफी ज्यादा सिंपल और काफी इंटरेस्टिंग और काफी इम्पोर्टेंट ये आपका टॉपिक है। आपके आने वाले सभी एग्जाम्स में ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं अब हम आर्टिकल। अब देखो यहाँ से तो 14 से शुरू हुआ है। अब आप बोलोगे कि मैम आपने तो बताया है 12 से 35 है, ठीक है, तो आगे क्या है देखिएगा, 12 और 13 इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे, और 33, 34, 35 इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आर्टिकल 12, आर्टिकल 12 क्या है। तो ये आपको बताता है राज्य के बारे में कि राज्य एक्चुअली होगा क्या, ठीक है। जबकि हम लोगों ने जब बात की कि हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो हमें राज्य के विरुद्ध प्राप्त है, तो मैम आप ये जो राज्य राज्य बोल रहे हैं एक्चुअली इसका मीनिंग क्या होगा, ठीक है। देखो इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें भारत के राज्य ही नहीं अपितु वे सभी संस्थाएं सम्मिलित हैं जिनकी स्थापना सरकार के द्वारा की जाती है। सिंपल से वर्ड्स में क्या है, इसके अंदर राज्य तो आएंगे ही आएंगे, और भी वो सारी संस्थाएं इसके अंदर आएंगी जिसकी स्थापना सरकार के द्वारा की गई है, या फिर वो सरकार के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चलाई जा रही है। मतलब कि सरकार उनको फंड या डोनेट कर रही है, जिसकी वजह से वो संस्थाएं चल रही हैं। अगर इन संस्थाओं के द्वारा भी कोई ऐसा काम किया जाता है जो कि आपके फंडामेंटल राइट्स को इनके आपके अधिकारों को वायलेट करेगा, तो कोर्ट में आप जा सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सी बातें जो आपको ध्यान रखनी है। बात अगर हम नेक्स्ट करते हैं आर्टिकल 13, तो ध्यान रखिएगा 13 क्या कहता है। 13 ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ये कहता है कि अगर कोई भी विधि, कोई भी कानून, कोई भी ऐसा लॉ जो हमारे मौलिक अधिकारों के अनुकूल नहीं है, उसके अगेंस्ट जा रहा है, तो उसके पुनरावलोकन मतलब रिव्यू की जो शक्ति है, रिव्यू की जो पावर है, वो न्यायपालिका मतलब कि कोर्ट को दी जाती है, जिसे हम लोग न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। कोर्ट क्या करेगा, जांच करेगा क्या सच में ऐसा कुछ है, और उसको जैसा भी लगेगा, अगर उसको लगता है कि सच में ऐसी विधि है जो हमारे मौलिक अधिकारों का हनन कर रही है, वायलेशन कर रही है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको अवैध घोषित कर देगा, टोटली रद्द कर देगा, कैंसिल कर देगा। क्लियर, ये आपको बात ध्यान रखनी है। उसके बाद में थोड़ा सा बात करते हैं कि आपका ये जो आर्टिकल है वो इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि 13 ही एक ऐसा है जहां पर जिसकी वजह से न्यायपालिका किसी भी विधि का, किसी भी लॉ का रिव्यू कर सकती है, ठीक है। पुनरावलोकन का क्या हो जाएगा, रिव्यू हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है आर्टिकल 13 जो है वो आपके विधि शब्द को परिभाषित करता है कि एक्चुअली ये लॉ है क्या। आप जब ये बात कर रहे हैं कानून, कानून लॉ एक्चुअली है क्या, ठीक है। तो देखिएगा विधि क्या है, विधि के अंदर बहुत सारी बातें शामिल की जाती हैं। संसद द्वारा बनाया गया कोई भी कानून, हम जानते हैं पार्लियामेंट या संसद का काम क्या है, इसका मेन काम ही यही है कि कानून का निर्माण करना, ठीक है। अब संसद के द्वारा जो भी कानून का निर्माण किया जाएगा वो विधि की परिभाषा में, राष्ट्रपति के द्वारा जो भी ऑर्डिनेंस जारी किया जाता है, कोई भी रेगुलेशन है, कोई भी नियम है, विनियम है, विधानमंडल जो हमारे स्टेट्स में होती है उनके द्वारा बनाया गया कोई भी कानून या फिर कोई भी अध्यादेश, ठीक है, ये सब हमारे लॉ के अंतर्गत, कानून के अंतर्गत, विधि के अंतर्गत ही आते हैं,
ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। विधि चाहे संविधान के पहले की हो, संविधान हमारा कब लागू होता है 1950 में, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हो गया था। विधि चाहे हमारे संविधान के पहले की हो चाहे इसके बनने के बाद की हो, सारी विधियों का संविधान के अनुकूल होना चाहिए। अगर वो अनुकूल नहीं है तो उनको इनवैलिड घोषित किया जा सकता है। ठीक है, ये सिंपल सी बातें हैं बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखते हैं। उसके बाद में कुछ थोड़ी सी और बातें जो हम जान लेते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब हमारा मूल संविधान बना था ना, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, तब हमें अधिकार दिए गए थे 7 मौलिक अधिकार। जबकि मैं आप बोलोगे कि मैम आपने तो अभी तक हमें 6 ही पढ़ाए हैं। देखिएगा, इन 7 मौलिक अधिकारों में क्या था कि आपका एक संपत्ति का अधिकार भी और था, ठीक है, परंतु उस संपत्ति के अधिकार को यहाँ से हमारे मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया है। तो कहाँ पे लेकर गए, क्या टोटली इसको हटा दिया? देखिएगा, 44वां संविधान संशोधन किया गया था। इस संविधान संशोधन के जरिए संपत्ति के मौलिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। अब ये इसके मौलिक अधिकार को समाप्त किया, ऐसा नहीं है कि इसके बदले आपको कुछ नहीं दिया है। अब संपत्ति का जो अधिकार है वो एक आपका लीगल राइट है, विधिक अधिकार है। कहाँ पे शामिल किया गया है? 300A में इसको शामिल किया गया है। क्लियर? और वर्तमान में अगर हम बात करते हैं तो टोटल हमारे कितने मौलिक अधिकार हैं? तो 6 हो जाएंगे। बट स्टार्टिंग में कितने थे? 7 थे। संपत्ति का अधिकार था जो यहाँ से हटाकर इसको विधिक अधिकार, क्योंकि मौलिक अधिकार में क्या है कि जब भी आपके मौलिक अधिकारों का हनन होगा ना तो आप कोर्ट में जा सकते हैं और कोर्ट क्या करेगा? रिट जारी करेगा। परंतु अब ऐसा तो नहीं है ना कि संपत्ति के अधिकार के बदले आप जाते रहेंगे, तो इसीलिए उसको वहां से हटाकर अब यहाँ पे रख दिया गया है। विधिक अधिकार का मतलब है कानूनी अधिकार। अब ऐसा नहीं है कि आप कोर्ट में नहीं जाओगे, कोई भी आपकी संपत्ति के साथ खिलवाड़ करता है या धोखाधड़ी कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है, तो आप इसका कुछ नहीं करोगे, ऐसा नहीं है। आप जा सकते हैं कोर्ट में, ठीक है, कोर्ट में आप नॉर्मली सिंपल जो केस होता है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी ध्यान रखिएगा, और ये सारा कुछ तो हम लोग इसको पढ़ ही चुके थे। क्लियर? अगर आप इसी तरीके से अच्छे से थ्योरी करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, अनअकैडमी एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको आपके आरपीएससी से रिलेटेड अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यहाँ पे आपको सारे कोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे। यहाँ पे मल्टी कोर्सेज चल रहे हैं मल्टी एजुकेटर के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे आरएस का एक कोर्स भी चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे पटवारी का भी चल रहा है और एसीएफ का भी। इसके साथ साथ ग्रुप डी है, और भी जितने भी एग्जाम जो कि आरपीएससी या आरएसएम एसएसबी बोर्ड कंडक्ट करवाता है, उन सभी एग्जाम्स की तैयारी आप एक ही प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं। अब आप बोलोगे कि इतने सारे एजुकेटर्स हैं तो कैसे होगा? तो देखिएगा, यहाँ पीछे ध्यान रखिएगा, बहुत सारे एजुकेटर्स हैं, इवन इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं कि आपको एक टाइम पे सब्सक्रिप्शन लेना है और आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। मतलब कि आप किसी भी एजुकेटर की क्लास देखो, किसी भी कोर्सेज को ज्वाइन करो, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करेगा। यहाँ पे एक आपको बेस्ट कंटेंट मिलेगा, बेस्ट क्वालिटी। अगर हम बात करते हैं कि आप इसके साथ कैसे ज्वाइन करेंगे, तो देखिएगा, इसके लिए आपको अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन वो लेना होगा। प्लस सब्सक्रिप्शन में वैसे तो 1 महीने का भी है आपके पास, ठीक है, 3 महीने का भी है, 6 महीने का भी है, परंतु मैं बोलूंगी आप या तो 1 साल का लें या फिर 2 साल का। अगर आरएस की कोई भी तैयारी कर रहा है तो 2 साल का बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। 7560 का पड़ेगा और ये आपको 6300 का पड़ेगा। अब आप खुद देखिए, ये आपका 1 साल का और 2 साल का है। ये हमारे एक हाई लेवल एग्जाम्स होते हैं, ठीक है। अगर आप किसी भी नॉर्मल कोचिंग में करोगे तो आपको हजारों में फीस देनी पड़ेगी। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग इतनी फीस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, बाहर का रहने का खर्चा ये सब अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और हमारे सपने भी होते हैं कि हमें इनको पूरा करना है। तो अब से आपके जो सपने हैं वो आप इजिली पूरे कर सकते हैं, और वो भी साथ में घर बैठकर। ठीक है, आपको ये सारी सुविधाएं आप घर बैठकर लीजिए, क्योंकि कहीं भी निकलने की ज़रूरत नहीं है। जब हम घर में रहकर पढ़ते हैं तो वो हमसे ज़्यादा अच्छे से पढ़ा जाता है। ये सब आपको 6300 और 7560 में कैसे मिलेगा? मेरा एक रेफरल कोड है, ठीक है, कौन सा? दिव्या मावानी 2019। आप इस रेफरल कोड को यूज़ करें जिससे कि आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा आपके किसी भी सब्सक्रिप्शन पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, उनको भी जोड़ें, आप खुद भी जुड़ें। साथ ही अनअकैडमी पर मेरे कुछ फ्री सेशन होते हैं जो कि आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री रहेगा, और
वो रहेगा आपका 1 घंटे का, जो कि होता है मॉर्निंग में 11 बजे। आप इस सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं और इसमें हम लोग साइंस के और पॉलिटी के एमसीक्यूज करते हैं, तो इससे आपकी जो तैयारी है वो और भी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। क्या-क्या यहाँ पे आपको फैसिलिटीज़ मिलेंगी, तो देखिएगा यहाँ पे एक तो आपको जितने भी आपके कोर्स होंगे वो प्री प्लान्ड होंगे कि आपका कब-कब, कौन-कौन सा डे पे आपकी कौन सी क्लास रहेगी, ठीक है? 1 सब्सक्रिप्शन लेना है और अनलिमिटेड एक्सेस, क्लियर? उसके साथ में यहाँ पे एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज के जरिए आपकी अच्छे से प्रैक्टिस करवाई जाएगी। पीडीएफ के जरिए आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे और लाइव सेशंस रहेंगे, और हम जानते हैं कि लाइव सेशंस तो हमारे बहुत ही ज़्यादा इंटरेक्टिव होते हैं, क्योंकि हम अगर हम रिकॉर्डिंग्स पढ़ते हैं तो हमें इतना मज़ा नहीं आता है। लाइव पढ़ेंगे, इंटरेक्शन होता है टीचर के साथ, तो बहुत अच्छा लगता है। साथ ही यहाँ पे आपको टॉप एजुकेटर्स मिलेंगे जिनसे आप अपने सारे एग्जाम्स की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। प्री और मेंस यहाँ पे आपके अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो ये सारी फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पे सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेंगी। तो मैं चाहूँगी कि आप जल्दी से इसको ज्वाइन करें, देरी ना करें, क्योंकि अभी टाइम नहीं है और आप लोगों ने सुना भी होगा कि न्यूज़ आ रही है कि अब से एग्ज़ाम जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पे आप जुड़कर अपना रिविज़न भी कर सकते हैं। मॉक टेस्ट सीरीज़ आपको यहाँ पे फ्री मिलेगी, ठीक है? साथ ही यहाँ पे आपको और भी बहुत सारी क्विज़ेज़ मिलेंगी जिससे आप अपने सारे एग्जाम्स की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं चाहूँगी आप यहाँ पे जुड़िए, और जो मॉर्निंग में हमारा सेशन होता है सुबह मॉर्निंग में 11 बजे, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, बाकी का जो है वो हम लोग कल के सेशन में करेंगे। हमारा जो सेशन है वो रहता है 2 बजे, तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। 2 बजे मिलते हैं। टेक केयर, गुड बाय, हैव ए गुड डे, हैव ए नाइस डे।